अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये हमारा हाइब्रिड वारफेयर का पार्ट 2 है। मेन हेडिंग है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर। कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर कौन से हैं, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो एक स्टेट यूज़ करते हुए दूसरी स्टेट में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है। तो जो सबसे पहला है वो पॉलिटिकल है। वो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को यूज़ करती है। पॉलिटिकल लीडर्स को उनके एंटी स्टेट एजेंडाज बनाती है, उनकी थिंकिंग को चेंज करती है, उनके जो ओपिनियन है उनको चेंज करती है। जब उनके ओपिनियन, उनके माइंड्स, उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है तो वो डेमोक्रेसी का साइकिल को रन करने में उन्हें मुश्किलात पेश आती हैं। तो मेन फैक्टर ये है कि जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के पॉलिटिकल लीडर्स की जब थिंकिंग को चेंज कर देती है तो उस स्टेट में क्या होता है जी, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। डिस्टर्बेंस क्रिएट होने से जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो एक सॉलिड डिसीजन लेने में नाकाम रहते हैं जी। सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है जो एक स्टेट दूसरी स्टेट के ख़िलाफ़ यूज़ करती है ताकि इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, इंतशार पैदा हो, एजिटेशन पैदा हो। दूसरा है जी पॉलिटिकल लीडर्स के बाद मिलिट्री है जी। जो हमारी मिलिट्री है, हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात की, जो मिलिट्री है इसका जो माइंडसेट है वो कॉलोनियल माइंडसेट है, ब्रिटिश आर्मी जैसा माइंडसेट है। तो सबसे पहले जैसे स्टार्टिंग में 1948 में जब कायदे आज़म ने मिलिट्री को ऑर्डर दिया तो उनका जो माइंडसेट था वो ब्रिटिश था, कॉलोनियल माइंडसेट था। तो उन्होंने इसे कश्मीर में फाइट करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो खुद को क्या समझते थे, सुपीरियर। इसके बाद हम बात करें मार्शल लॉ की, 3 दफ़ा मार्शल लॉ लगा। तो 3 दफ़ा मार्शल लॉ लगने में इसके अलावा जो मिलिट्री में कुछ ब्लैक शीप भी पाई जाती हैं जिन्हें रिसेंटली हैंग भी किया गया। तो जो मिलिट्री के डिसीजन होते हैं उनमें भी डिस्टर्बेंस कौन पैदा करता है, ये एंटी स्टेट एजेंडाज। जो दूसरी स्टेट के बंदे ए, एक रियासत के बंदे दूसरी रियासत में जब उनके मिलिट्री के अंदर घुस जाते हैं और उनकी जो थिंकिंग उनकी चेंज कर देते हैं तो उनके भी जो डिसीजन मेकिंग है उसको वो कमज़ोर कर देते हैं। तो फिर मिलिट्री भी यहाँ पे कोई सॉलिड फैसला करने में नाकाम रहती है। इसके बाद है इकोनमी। एक रियासत दूसरी रियासत पर इकोनमी के लिहाज से भी इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है, पावर हेजमनी, एजिटेशन क्रिएट कर सकती है, जैसे कि चाइना ने इस वक्त की हुई है। इन फ्यूचर चाइना भी एशिया में अपनी पावर हेजमनी क्रिएट कर लेगा, जैसे कि इस वक्त चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया हुआ है यूएसए पे। क्योंकि जो चाइना की इकोनमी है वो बड़ी स्टेबल है। जब चाइना की इकोनमी स्टेबल है तो वो फ्यूचर में ये भी सोच रहा है कि वो डॉलर की बजाय युआन को एज ए इंटरनेशनल ट्रेड पे यूज़ किया जाए, जबकि डॉलर की प्राइस को गिराया जाए। तो अमेरिका जो है वो 419 बिलियन डॉलर, 419 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट बर्दाश्त कर रहा है। उसे तिजारत में खसारा हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ चाइना की वजह से। क्यों? क्योंकि उसकी जो मेजर इंडस्ट्री स्टील वगैरह वो उन्होंने चाइना से ही इंपोर्ट करना है। जो उनके जो बहरी जहाज़ बनते हैं या दूसरे जहाज़ बनते हैं उनके लिए उन्हें जो स्टील रिक्वायर्ड होता है वो चाइना से इंपोर्ट करने पे मजबूर है, जिसकी वजह से 419 बिलियन डॉलर अमेरिका ने सालाना ट्रेड डेफिसिट बर्दाश्त कर रहा है जी। तो इन फ्यूचर जो चाइना वो एशिया पे इन्फ्लुएंस अपना क्रिएट करेगा ड्यू टू जस्ट इकोनॉमी वाइज। तो एक रियासत दूसरी रियासत पर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है, जिस किससे जी, इकोनॉमी से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सोसाइटल। तो एक रियासत दूसरी रियासत पर अपनी डोमिनेट कर सकती है, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है, किससे जी, सोसाइटल से, थ्रू सोशल मीडिया कह लें। तो मिसाल के तौर पे जैसे देखा जाए कि जो पाकिस्तानी कल्चर है जिसमें ड्रामाज हैं, फिल्म्स हैं या मूवीज़ वगैरह बनती हैं, पाकिस्तान ने सारे का सारा किसको अडॉप्ट किया हुआ है, इंडिया को अडॉप्ट किया हुआ है। फैशन में देखा जाए तो पाकिस्तान ने वेस्टर्न मगरबी लोगों को अडॉप्ट किया हुआ है लिबास में। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं इसमें हमने किसको अडॉप्ट किया हुआ है,
इंडिया को अडॉप्ट किया हुआ है। तो इसी वजह से जो इंडिया का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे इस लिहाज से ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर है वो इस्लामी नहीं बल्कि इंडियन कल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो एक रियासत दूसरी रियासत पर अपना थ्रू सोशल मीडिया या फैशन के लिहाज से अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इंफॉर्मेशनल, फॉल्स इंफॉर्मेशन इनसाइड द स्टेट। स्टेट के अंदर जो फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है ये भी हाइब्रिड वॉरफेयर का एक टूल है जो एज अ यूज़ होता है, एक स्टेट दूसरी रियासत के तौर पे यूज़ करती है। इसमें फिर वही सोशल मीडिया आ जाएगा, इसमें प्रिंट मीडिया भी आ जाएगा। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया ये दो मेजर टूल हैं जो कि फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड करने के रिस्पॉन्सिबल हैं। इनमें आप एग्जांपल ले सकते हैं जी कि थ्रू कॉलिंग किसी से मनी की डिमांड करना, फेक न्यूज़ को सोशल मीडिया पे प्रमोट करना, फेक गाइडलाइन को यूट्यूब पे प्रमोट करना। जो पाकिस्तान की रियासत है इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक के पास है, लेकिन लोग और मीडिया लोगों से पॉलिटिकल लीडर्स करवा रहे हैं जबकि मीडिया खुद ब खुद कर रहा है। ये जो लोग और मीडिया ये दोनों इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिस यूज़ कर रहे हैं जो कि स्टेट के अगेंस्ट है। वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं बात करते हुए। तो एक स्टेट एक रियासत दूसरी रियासत में फॉल्स न्यूज़ यानी कि फेक न्यूज़ को स्प्रेड करके भी अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है जी। नेक्स्ट हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक पावर टूल है जो कि एज अ हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पे यूज़ होता है। जैसे कि 2014 में पेशावर में अटैक हुआ, ये एक दूसरी रियासत का ही काम था। इसके बाद मॉडल टाउन अटैक देख ले। इसके बाद लोगों में जो लोगों बार बार सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की फॉल्स इमेज दुनिया को दिखाई जा रही है, जिससे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी स्ट्रक्चर है इसको नुकसान पहुंच रहा है। ये भी हाइब्रिड वॉरफेयर का है जो कि एंटी स्टेट एजेंडाज काम कर रहे हैं इसमें। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर्स थे जो एक रियासत दूसरी रियासत में इस्तेमाल करते हुए उसकी जो मुल्क की इनसाइड कंडीशन है, इंटरनल कंडीशन है, उसको नुकसान पहुंचाती है, जिसमें पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमी, सोसाइटल, इंफॉर्मेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को वो यूज़ करते हुए उसकी जो अंदरूनी मामलात हैं उनको क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर का पार्ट 2 था। मिलते हैं पार्ट 3 में।